अगले टॉपिक का नाम है द्विधारी संक्रिया। द्विधारी संक्रिया मैं 1.1 कर चुका हूँ, 1.2 कर चुका हूँ। अब मेरा जो पॉइंट है वो है द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया किसको कहते हैं? यदि आप कोई दो संख्याएं ले, कोई दो मान ले, जैसे आपने a ले लिया और b ले लिया, आप इन दोनों मानों को किसी नियम के द्वारा जोड़ करके, घटा के, भाग करके, गुणा करके, किसी भी नियम के द्वारा एक द्वितीय मान मतलब एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। दो संख्याओं से किसी नियम के द्वारा एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसको द्विधारी संक्रिया कहते हैं। बस ये है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अपन यूं लिख दें a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस a। अब ये डिपेंड, इसका कोई नियम नहीं है कि भाई आपको ये लिखना है, ये सवाल पे डिपेंड करता है। सवाल में मुझे ऐसा लिख करके दे देगा, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो n में, n का मतलब प्राकृत संख्या, a स्टार b बराबर 2 की पावर ab, तो वो सवाल में जो लिख देगा बस वही द्विधारी संक्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1। अब यहाँ पर आप लिख दो 2, a की जगह आपने क्या ले लिया 2, b की जगह क्या ले लिया 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 6। तो आपने दोनों संख्याओं को इस नियम के द्वारा, ये कोई नियम नहीं, ये तो ये है कि सवाल में जो दिया है उसी नियम के द्वारा आप एक मान ले आए, बस यही द्विधारी संक्रिया है। अब उसमें जरूरी नहीं कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, कुछ भी हो सकता है, गुणा भाग घात में कुछ भी ऐसे लिया जा सकता है, तो हम इसको बोलते हैं द्विधारी संक्रिया। और रही बात इसके कर्म विनिमय होने की, तो कर्म विनिमय सवाल पे डिपेंड करता है। कुछ सवालों में कर्म विनिमय होती है, कुछ सवालों में कर्म विनिमय नहीं होती है। ठीक है, सहचर्यता भी सवाल पर निर्भर करती है, कुछ सवालों में सहचर्य हो जाएगा, कुछ में नहीं होगा। और वैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कर्म विनिमय है या नहीं है। क्या लिखा है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय z में, z क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, एक संक्रिया स्टार a स्टार b बराबर a प्लस b प्लस 1 फॉर ऑल ए बी एलिमेंट z, पूर्णांकों का समुच्चय z द्वारा परिभाषित है, तब सिद्ध करो स्टार कर्म विनिमय है और सहचर्य है। चूंकि इसमें तो पहले से उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई कर्म विनिमय और सहचर्य है, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। तत्समक अवयव और प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तत्समक, बस आपको ध्यान इसमें जो महत्वपूर्ण है वो तत्समक और प्रतिलोम ही है। कर्म विनिमय, द्विधारी संक्रिया मैंने बता दिया, दो संख्याओं से एक संख्या प्राप्त करना। कर्म विनिमय सवाल पर डिपेंड, सहचर्य सवाल पर डिपेंड, तत्समक इसके अंदर आपको देखो क्या लिखा हुआ है, तत्समक अवयव, तत्समक फलन नहीं कह रहा हूं मैं, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, माना कि स्टार समुच्चय S में एक द्विधारी संक्रिया है, समुच्चय S में एक समुच्चय दिया जाएगा, जैसे यहाँ S है, यहाँ पर क्या दे रखा है Z, तो जैसे यहाँ S देता है वैसे यहाँ पर Z, तो Z के अंदर से आपको संख्या उठानी है। जैसे इसमें N में, N का मतलब प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याओं में, तो कह रहा S में एक द्विधारी संक्रिया है, यदि S में एक ऐसा अवयव E विद्यमान हो कि A स्टार E बराबर E स्टार A बराबर A, मैं स्टार इसको बोलता हूं सही, तो इसका नाम क्या है, द्विधारी संक्रिया है। तो A संक्रिया E बराबर E संक्रिया A बराबर A, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन E, तो ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन देखो यहाँ पर क्या ऑपरेशन होता है कि दो संख्याओं को जोड़ करके उसमें एक जोड़ना है, तो ये ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन है सारे के सारे, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए एलिमेंट एस। जैसे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट जेड। अच्छा, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, केवल ये लाइन याद रखनी है, ए इतनी लाइन। जब भी आपसे कहा जाए तत्समक अवयव तो आपको बोलना है ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, या ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार इक्वल टू ए। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ई क्या है, तो आपको बोलना है तत्समक अवयव है, जो कि हम ज्ञात कर रहे हैं वो ई है। ए क्या है, ओनली अवयव, ये केवल क्या बोल सकते हैं अपन इसको, अवयव, तो ये तो अवयव है, और इसमें तत्समक अवयव ई है। इसके बाद नंबर आता है प्रतिलोम अवयव का। डेफिनेशन तो ऐसे लिखी जा सकती है, ये लाइनें लिखी जाएंगी, बट प्रतिलोम अवयव में ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई, आपको ये लाइन रट के याद रखनी है। आप देखना मैं इसको कैसे यूज करता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, ई क्या है। ई तो वही तत्समक अवयव है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि आपको प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो आपको तत्समक अवयव ज्ञात करना ही पड़ेगा, तभी आप प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते। अच्छा, तत्समक अवयव यदि आपको ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ही कर लेना, उसके लिए प्रतिलोम की जरूरत नहीं है, परंतु प्रतिलोम में तत्समक ज्ञात करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेशन में लिखा है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। अब इसमें ए तो है अवयव, कोई भी संख्या है,
उसका प्रतिलोम, ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, तो अपन लिखेंगे बी क्या है, प्रतिलोम। तो हम ये भी बोल सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब ए का जो प्रतिलोम है वो क्या है, बी है। अच्छा, बी स्टार इज इक्वल टू ई, ये कंडीशन है। आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है, अब इन्हीं पर आधारित, सारी बातों पर आधारित मात्र एक क्वेश्चन, इसे सुन लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डस्टर कहाँ है, चलिए भाई अब देखो, आप ध्यान से सुनियो मेरी बात। इसे हटा देता हूं, यहां से थोड़ा सा जगह हो जाएगी। अब देखो एक एक पॉइंट करके चलते हैं। यहां से यदि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका तीसरे सवाल का, ये तीसरा सवाल 1.3 का है, तो इसके अंदर जेड बराबर क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान से सुनियो मेरी बात का, पूर्णांकों का समुच्चय। ये कहता है कि ए से क्रिया बी, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, ये दिया है। कहता है फॉर ऑल, फिर फॉर ऑल भी लिख देना है, ए कोमा बी एलिमेंट जेड। देखो ये सारी बातें तो अपन ने यहां से लिखी। कहता है सिद्ध करो क्रम विनिमय है, तो सबसे पहले मैं क्रम विनिमय के लिए लेके चलता हूं, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको ए स्टार बी पता करना है, जो कि पहले से ही ज्ञात है। ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस 1। फिर आप बी को पहले ले आओ, क्रम विनिमय, देखो नाम से स्पष्ट है कि आप इसका क्रम बदल दीजिए, जो पहले नंबर पर है उसको दूसरे नंबर पर ले आओ, और जो दूसरे नंबर पर है उसको पहले नंबर पर ले आओ। यदि आप ऐसे ले आते हो तो इसको बोलते हैं अपन क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो बी स्टार ए, तो यहां पर क्या लिखा, ए की जगह आ जाएगा बी, बी की जगह आ जाएगा ए, और 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। अब आप बताओ दोनों बात एक जैसी हैं क्या, बिल्कुल। ए प्लस बी प्लस ए, बात तो एक ही है, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी किसके बराबर है, बी स्टार ए के बराबर है। इसलिए स्टार, स्टार से मतलब है ऑपरेशन से, ऑपरेशन कैसा है, कर्म विनिमय है, कर्म विनिमय है, ये लिख दिया मैंने, कर्म विनिमय है। अब अपने को क्या पता करना है, साहचर्य, तो अपने यहां लिख देते हैं साहचर्य। ये आप ध्यान रखेंगे कि साहचर्य में, इसमें तो चलती है केवल ए और बी दो संख्याएं, साहचर्य में चलती है 3 संख्याएं। ठीक है, देखो अब यहां हम लिख देते हैं ए स्टार बी बराबर क्या, वही बात, ए प्लस बी प्लस 1, और ए बी, इसमें सी और लेंगे, एलिमेंट किसके हैं, जेड के। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 दिया है, साहचर्य के लिए आपको ये वाली बात सिद्ध करनी पड़ेगी, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। आपको क्या करना है कि इसमें पहले तो बी और सी को रखना है, फिर ए बी को ब्रैकेट के अंदर रखना है। अच्छा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब है जो संक्रिया है पहले आप इस पर लागू करोगे, जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इस पर लागू करना है। तो मैं सबसे पहले ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, उसका आंसर निकालता हूं इसका, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए स्टार। अब बी स्टार सी क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस 1 है, तो बी स्टार सी क्या होगा, बी प्लस सी प्लस 1, ये हो जाएगा। अरे इन दोनों को जोड़ करके उसमें एक जोड़ना है। अब इस पर इस संक्रिया लागू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके, इसको और इसको जोड़ करके एक्स्ट्रा एक जोड़ना है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1। अब आपको ये कैसे कर दिया भाई साहब, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, इन दोनों को जोड़ करके एक्स्ट्रा एक जोड़ना है। तो आंसर क्या आया, आंसर आया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब जरा राइट हैंड साइड ले लेते हैं आपकी, राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, a स्टार बी और स्टार सी। तो a स्टार बी का आंसर क्या है, a प्लस बी प्लस 1, ठीक है, स्टार सी। वही नियम, दोनों को जोड़ करके एक जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे क्या, a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, क्या है, इन दोनों को जोड़ करके एक अलग से जोड़ना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। दोनों आंसर क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि a स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी इक्वल है। इसलिए साहचर्य नियम का पालन होता है, साहचर्य कैसे सिद्ध करो कि साहचर्य, इसलिए स्टार साहचर्य है, स्टार कैसा है, साहचर्य है। जैसे स्टार क्या था, क्रम विनिमय, मतलब सक्रिय क्रम विनिमय और सक्रिय साहचर्य है। अच्छा, अब 1 मिनट में चेक कर लो नीचे तक, ये इसमें आ भी रहा है नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ तक आ ही रहा है। अच्छा, दोनों चीजें हो गई, क्रम विनिमय भी हो गया, साहचर्य भी हो गया। तत्समक अवयव की बात करें, अब देखो तत्समक, यहाँ लिख देता हूं मैं तत्समक। तत्समक कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे आप। तत्समक का नियम क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। तो आपको कुछ नहीं करना, नियम तो ये लिखा हुआ है, बस सब जगह इसी को लेके चलना है। तब देखो मैं क्या लिखता हूं, ए स्टार ई बराबर, तो मैंने बी की जगह क्या लिख दिया, ई,
तो अब आप b की जगह e लिख देंगे तो a प्लस ई प्लस ए। तो कहने का मतलब ये है फॉर्मूला भले इतना लंबा हो, आपको केवल इसको और इसको लेना है, इसको और इसको लेना है, इसको छोड़ देना है। अब जैसे आप इस पर नियम लगाओगे ए स्टार ई, अरे जब ए बी को हम ए प्लस बी प्लस वन बोलते हैं तो ए ई को क्या बोलेंगे ए प्लस ई प्लस वन, और बराबर में क्या लिखना है आपको, बराबर में लिखना है ए। तो देखो ये क्या हो गया ए प्लस ई प्लस वन बराबर ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया ई प्लस वन बराबर जीरो, तो ई बराबर क्या आ गया माइनस वन। तो इसका जो तत्समक अवयव है वो क्या हो जाएगा माइनस वन। ये कह रहा है कि तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव दोनों ज्ञात कीजिए। अब देखो तत्समक अवयव ज्ञात हो गया, तत्समक अवयव ज्ञात करने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव के लिए मैं एक काम करता हूं, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देता हूं और यहाँ पर आपको प्रतिलोम अवयव बता देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या नियम लिखा हुआ है, देखो इधर पहले अपन यहाँ क्या लिखेंगे प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव में क्या लिखा हुआ है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई। तीनों को एक साथ लागू नहीं करना, केवल इसको ले आप और इसको ले, दो को ही ले। ए स्टार बी, ए स्टार बी का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू ई का मान कितना है माइनस एक, ए को उधर ले जाओ तो ए प्लस बी बराबर माइनस एक माइनस दो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस दो माइनस एक, माइनस कॉमन लेने पर ए प्लस टू। अब आप कहोगे सर बी बराबर क्यों किया, ए बराबर भी तो कर सकते थे। देखिए इसमें ध्यान से पढ़ो आप क्या लिखा हुआ है, ए क्या है अवयव और बी क्या है प्रतिलोम अवयव। अब मैंने यहां से मिटा दिया था, आप देख लेंगे जिसमें प्रतिलोम अवयव है वो बी है और ए क्या है अवयव है, ई क्या है तत्समक अवयव है। तो हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है और प्रतिलोम कौन होता है बी होता है, ए नहीं होता। तो ऐसे हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं कर्म विनिमय, साचर्य और तत्समक अवयव। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा इजी आराम से कर सकते हैं। अब एक मिनट जरा मैं एक चीज और दिखाऊं आप लोगों को करके, देखो एक सेकंड रखेंगे अभी। ये देखो मैंने एक सवाल यहां पर एक्स्ट्रा में लिख रखा है, एन में ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। ये दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, सब है इसमें से 1.3 के अंदर से ही है। एन में, एन का मतलब प्राकृत संख्या है, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी। अब जरा मैं इसको रफली बता देता हूं, उसको कोई नियम से नहीं। देखिए अच्छा कर्म विनिमय है क्या, देखो कर्म विनिमय के लिए करते हैं, एक मिनट, कर्म विनिमय, और इसको मैं थोड़ा सा अलग लेके चलता हूं। मैं मानता हूं ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ऐसा मान के चलता हूं। तो यहां लिखते हैं ए स्टार बी बराबर 1 स्टार 2। तो 1 स्टार 2, देखो ए की जगह क्या आ गया 1 और बी की जगह 2, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 1 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4। यदि हम इसको बदल दे बी स्टार ए मतलब 2 स्टार ए मतलब 2 की पावर 2 गुणा 1, भाई बी की जगह तो ए की जगह तो लिखना आपको 2 और बी की जगह 1। आपकी बात संख्याएं पलट दी हैं तो वही आ जाएगा 2 की पावर 2 4। इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर जो ए बी है वो कर्म विनिमय है। जरा साचर्य चेक करते हैं, साचर्य में आप सब जानते हैं, एक काम करते हैं कर्म विनिमय हटा करके क्या लिख देता हूं साचर्य लिख देता हूं। अब ये देखो जरा यहां पर लिख दिया मैंने साचर्य। साचर्य के अंदर आप लोगों को क्या करना है कि a बराबर 1 b बराबर 2, इसमें c बराबर भी लेना पड़ेगा। c बराबर क्या आ गया 3, तो सबसे पहले वही बात आ जाएगी a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। यदि ये इक्वल आ जाते हैं, इक्वल आने पर ही साचर्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर a क्या है 1, b क्या है 2, c क्या है 3। अब देखो 1 स्टार, अब 2 स्टार 3, देखो a स्टार b 2 की पावर a b, 2 स्टार 3 2 की पावर 2 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3। पहले इसको सॉल्व करोगे आप, और 3 दूनी 6 तो 2 की पावर 6, तो 1 इंटू स्टार 2 की पावर 6। अच्छा 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, क्योंकि 2 की पावर 5 का मान 32 और 6 का मान 64, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्टार 64। अब देखो आप a का मान 1 है, b का मान 64 है, तो इस पे जो सेक्रिया लागू करेंगे तो 2 की पावर 1 गुणा 64 मतलब 2 की पावर 64। इसका आंसर आ गया किसका लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में a स्टार b मतलब 1 स्टार 2 स्टार 3, ये ऐसे हो जाएगा। तो पहले सेकेंड इस पे लागू करेंगे तो कैसे 2 की पावर इन दोनों की गुणा 1 गुणा 2 और स्टार में क्या आ जाएगा 3, तो 2 एकम 2 तो 2 की पावर 2 मतलब 4 स्टार 3 बराबर। अब फिर इस पे सेक्रिया लागू करेंगे, इसमें डबल डबल बार सेक्रिया लागू होती है,
2 की पावर कितनी हो जाएगी 12, 2 की पावर 12। यहाँ देखो आप 2 की पावर कितनी है 64, 2 की पावर 12, तो लेफ्ट हैंड साइड 64 में आता है 2 की पावर, और राइट हैंड साइड में 2 की पावर 12 आता है। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह संक्रिया कर्म विनिमय है परंतु सचर्य नहीं है। तो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, सवाल पे डिपेंड करता है। रही बात तत्समक की और प्रतिलोम की, तो इसके बराबर क्या लिखना है अपने को? ए लिखना है, ठीक है, और इसी के बराबर क्या लिखना है अपने को? ई लिखना है। तो इस प्रकार से हम तत्सम प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। हाँ देखिए, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं। ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर है चौथा। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। चौथा क्या, शायद ये पांचवा है, मैं इसमें यहाँ पर पांचवा लिख देता हूँ, ये पांचवा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, समुच्चय R0 में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित हैं। f1x इक्वल टू एक्स, f2x इक्वल टू माइनस एक्स, f3x इक्वल टू 1/x, f4x इक्वल टू माइनस 1/x। कहता है सारणी बनाइए, तत्समक और प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से सुनना, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सारणी कैसे बनानी है ये जरा ध्यान से देखो, 1 मिनट। यहां पर अपने को लिखना है O, ठीक है। यहां पर लिखेंगे अपन f1, फिर f2, फिर f3, फिर f4। सारणी कैसे बनती है जरा देख ले आप एक बार। यहां f1, यहां पर f2, यहां पर f3, यहां पर f4, ऐसे करके। अब जरा देखो सारणी को अपन कैसे बनाएंगे, 1 मिनट। बहुत आसान है, सारणी बनानी है एक तो, और सारणी के साथ साथ तत्समक और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले O का मेरा मतलब कहने का है संयुक्त फलन करके आपको सारणी बनानी है, संयुक्त करके। जैसे f1 f1 है तो आप इसको लिखोगे f1 O f1 इज इक्वल टू f1 बड़ा कोष्टक f छोटा कोष्टक f1 x। यहां पर ऐसे लेके चल देंगे, यहां पर मैं x रख लेता हूं, ये लिख दिया मैंने। अब तो देखिए आप इसको OE के साथ में लेकर के चलते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा है, f1 O f1x इक्वल टू f1 f1x। अब f1x का मान क्या है, f1x का मान x ही है, आप यहां से देख सकते हैं f1x इक्वल टू x। तो यहां पर f1x की जगह क्या आ जाएगा x, फिर वापस f1x बन जाएगा, x आ जाएगा। तो x को अपन क्या लिखेंगे f1। देखो f1x को ही हम f1 लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा f1। अब f1 क्या लेंगे f2, तो f1 के साथ में हम यहां पर f2 लेंगे, फिर f1 के ही साथ में हम क्या लेंगे f3 लेंगे, फिर f1 के साथ में हम क्या लेंगे f4 लेंगे। तो इस प्रकार से हमें सारे के सारे मान ज्ञात करने हैं। अब देखो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, f1 की जगह f1, O की जगह कोष्टक, f2 की जगह f2 और x की जगह x। तो फिर हम यहाँ देखो f2x का मान क्या है माइनस x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस x, ठीक है। तो f2x की जगह अब आप देखो f1 माइनस एक्स, इस पूरे मान को क्या लिखना आप यहाँ पर x की जगह लिखोगे तो माइनस एक्स ही आ जाएगा। और माइनस एक्स खुद किसके बराबर है, देखो कंफ्यूज मत होना, x जो है देखो x किसके बराबर है f1x के। तो आप x को कुछ नहीं मानोगे, सीधा f1 लिखोगे, f2x को हम f2 लिखेंगे, f3x को हम f3 लिखेंगे, f4x को हम f4 लिखेंगे। अब यहाँ क्या आया माइनस एक्स, और माइनस एक्स क्या है f2x, तो f2x को मैंने क्या लिखा f2, ठीक। अब यहां पर आ जाओ आप f1 f3x, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा f3x 1/x, ये लिख दिया मैंने 1/x इज इक्वल टू। अब f1 देखो f1x तो x है, f1x x है, तो f1 1/x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। आप इस पे ध्यान दें, कुछ नहीं है, आपको ये वाला अक्षर वहां पर रखना है जहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर रखना है, तो 1/x हो जाएगा। तो ये 1/x किसके बराबर है f3 के, यहाँ पे f3 आ गया। अब देखो f1 की जगह f1, f4x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 1/x, ये भी डायरेक्ट कहां पहुंचेगा f1 में x की जगह, तो माइनस 1/x। तो कुल मिलाकर के क्या आ गया f4। तो देखो यहाँ f1 आएगा, यहाँ पर f2 आएगा, यहाँ f3, यहाँ पर f4, ऐसे चलेंगे। अब इसी प्रकार से मैं f2 को लेता हूं, f2o f1 f2o f2 f2o f3 f2o f4, इस प्रकार से हम लेके चलेंगे। चलिए 1 मिनट एक काम कर लेता हूं, पहले यहां से ले लेता हूं, एक लाइन और आ जाएगी f2o f1x f2o f2x f2o f3x f2o f4x,
इक्वल 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 इक्वल। अब देखो आप डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहां से F2, अब देखो F1x क्या है, x लिखा है F1x, यहां से उठाने हर बार x। अब इस x को कहां लिखना है, इस x को F2 में x की जगह लिखना है, कहां है, यहां पर। तो आंसर क्या आ गया, -x, क्योंकि F2 की जगह लिखेंगे और -x खुद किसके बराबर है, F2 के, तो यहां पर क्या आ जाएगा F2। अच्छा इसके बाद F2 कोष्टक F2x क्या है, -x। अब मजेदार बात देखो आप, यहां थोड़ा सा आपको अलग सिस्टम मिलेगा। अब आपको -x को F2 में, F2 ये रहा, -x यहाँ है, -x यहाँ है, अब -x को कहां लिखूं, x की जगह। अब देखो आप इसमें माइनस तो इससे पहले से था और ये x है, x की जगह आपको क्या लिखना है, -x। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, +x, और +x किसके बराबर है, F1 के। तो यहाँ क्या आ गया, F1। कंफ्यूज ना हो, कोई ज्यादा झंझट नहीं है, एक दो बार वीडियो को देखना, अपना आप समझ में आ जाएगा। F3x, अब F3x किसके बराबर है, 1/x के। अब इस मान को आपको x की जगह लिखना है 2 में, -1/x, और -1/x खुद किसके बराबर है, ये तो F4 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F4, ये आगे F4। अब इसकी बात करें F2 F4 की, तो F4 का मान क्या है, F2 की जगह F2 आ जाएगा, F4 का मान -1/x। इसको 2 में लिखना है तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, +1/x, और 1/x क्या है आप खुद देख लो, F3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F3। अब ये देख लें आप, कुछ खास बड़ी बात नहीं है, आप इस टेबल को भर सकते हैं आराम के साथ, सारे के सारे मान ऐसे ही करने हैं, ज्यादा कुछ झंझटबाजी है नहीं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, F3। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ F3 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 O, फिर यहाँ पर F1 F2 F3 F4 x x x x इक्वल 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 इक्वल। तो एक और लिख दूं, F4 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 O F1 F2 F3 F4 x x x x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर F3 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 F4 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 ब्रैकेट सब जगह बनाते चले जाएंगे ऐसे करके। देखो यहाँ तक तो वही चलना है। अब यहाँ पर F1x का मान लिख दो, F1x का मान क्या है, x, F2x का मान क्या है, -x, F3x का मान क्या है, 1/x, F4x का मान क्या है, 1/x, एक मिनट, -1/x, F1x का मान क्या है, x, F2x का मान क्या है, -x, F3x का मान क्या है, 1/x, और F4x का मान क्या है, -1/x। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात का, F3x क्या है, F3x 1/x, F3 -x। अब जब F3x तो 1/x है और -x क्या हो जाएगा, -1/x। F3 में ही 1/x क्या हो जाएगा, देखो F3 तो खुद ही 1/x है और यहां भी 1/x आ गया, तो हो जाएगा 1/1/x। तो x ऊपर चला जाएगा, x आ जाएगा, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 1/-1/x। मतलब आपको ये वाला जो मान है वो x की जगह लिखना है, कहाँ x है, यहाँ पर लिखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -x। ऐसे ही F4 में आ जाओ, F4x = -1/x, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, ये भी डायरेक्ट ही हो जाएगा, बस माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये भी डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/1/x, मतलब -x, और ये तो चूंकि एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा, x की जगह लिखा जाएगा -1/-1/x, माइनस माइनस प्लस, कुल मिलाकर के x। अब आप ये देख लो ये वाली कंडीशन किस किस में है, 1/x किस में है, F3 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, F3, -1/x क्या है, F4, x क्या है, F1, -x क्या है, F2, ठीक है, -1/x क्या है, F4, और 1/x क्या है, F3, और -x क्या है, F2, और x क्या है, F1। अब ये सारी बातें आप यहाँ बढ़ते चले जाओ, यहाँ F3, यहाँ पर F4, यहाँ पर F1, यहाँ पर F2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F4, यहाँ पर F3, यहाँ पर F2, यहाँ पर F1, ये ऐसे टेबल तैयार हो जाएगी, बड़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा अब इसमें एक बात देखिए, कहता तत्समक और प्रतिलोम बताइए। बच्चे इसको तो कई बार बना भी लेते हैं, आराम से बना लेते हैं, पर तत्समक का नहीं पता चलता। आप एक बात देखो, तत्समक बोलते किसको है, A * E बराबर A बराबर E * A, मतलब ये तत्समक है। तत्समक उसको बोलते हैं जब दो अवयवों का हम संयोजन करते हैं, गुणा से करें चाहे भाग से करें, वो स्वयं नहीं आता है, आगे क्या आ जाता है, दूसरी संख्या आती है। अब आप एक बात देखो, F1 का F2 से संयोजन किया तो यहां आंसर क्या आया, F2, F1 नहीं आया,
F1 का F3 से किया, F3 आया, F1 नहीं आया। जैसे A स्टार E बराबर A, इन दोनों का संयोजन किया, A आया, E नहीं आया। तो जो नहीं आता है वही तत्समक होता है। F1 का F4 के साथ संयोजन किया, F4 आया, F1 नहीं आया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए सारणी से F1 तत्समक है। रीजन, क्योंकि ये इस नियम का पालन कर रहा है। सक्रिय लागू करने के बाद भी ये जो है स्वयं नहीं आता। अब आपको यहाँ तो आया, तो F1 F1 है, दोनों जगह F1 है। मान लिया मैं यहाँ पर भी E लूं और यहाँ पर भी E लूं, तो आंसर तो E आएगा। फिर तो जब एक जैसे होंगे तब तो E आ जाएगा, परंतु जब अलग अलग होंगे तो स्वयं नहीं आएगा। ठीक है। अब रही बात प्रतिलोम की, तो प्रतिलोम क्या बोलता है? A स्टार B बराबर E, मतलब प्रतिलोम उसको कहेंगे जिसके दो अवयवों को आपस में लेने पर, जैसे आपने दो कोई भी फंक्शन रख लिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और उनमें सक्रिय लागू की, आंसर ई आना चाहिए। ई का मतलब तत्समक आना चाहिए, मतलब F1 आना चाहिए। अब देखो F1 कहाँ कहाँ आया? F2 F2 को लिया F1, F3 F3 को लिया F1, F4 F4 को लिया F1, F1 F1 को लिया तो F1। तो कहने का मतलब ये है, प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम प्रत्येक फलन स्वयं है, प्रत्येक फलन स्वयं ही है। स्वयं का मतलब जैसे F1 लेते हो तो F1 F1 से F1 आता है, F2 F2 से ही F1 आता है। F1 आने पर जिससे F1 आता है वही प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि F1 तत्समक है। तो इसका जो तत्समक है वो F1 है। प्रतिलोम क्या होगा? प्रत्येक फलन स्वयं ही प्रतिलोम फलन हो जाएगा। जैसे ना प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो स्वयं ही प्रतिलोम है। F1 भी प्रतिलोम है, F2 स्वयं प्रतिलोम है, F3 प्रतिलोम है और F4 भी प्रतिलोम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मॉड्यूलो पद्धति में योग एवं गुणन की सक्रिया। कौन सी पद्धति लिखी है मैंने? मॉड्यूलो पद्धति। अच्छा, मजेदार है, इंटरेस्टिंग भी है। क्या लिखा है? a प्लस एम बी इज इक्वल टू ए प्लस बी आर, यदि a प्लस बी लेस देन m, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल m, जहां r a प्लस बी में m का भाग देने पर ऋणोत्तर शेषफल है। एक छोटा सा टॉपिक दिया है इस चैप्टर के अंदर, संयुक्त फलन के अंदर, मॉड्यूलो पद्धति। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जितना आपको पढ़ने पर बकवास पद्धति लगेगी और जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको सबसे बेस्ट, अब तक की सबसे आसान यही लगेगी। रियलिटी है। अभी आप सवाल को समझना, देखना मेरी बात को। आप ये देखो, a प्लस एम बी, a इंटू बी, ये दो प्रकार से चलती है, एक तो योग में और एक गुणा में। तो पहले तो आप ये समझ ले कि ये तो योग के लिए है और ये किसके लिए है? ये गुणा के लिए है। अब मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूं, सवाल कैसे आएगा, आपको आंसर कैसे लिखना है। सवाल ऐसे आएगा, 2 प्लस 4 3, जैसे मैंने यहां लिख रखा है। अब आपको क्या करना है, ये जो नीचे 4 लिखा है, देखो क्या लिखा है, a प्लस बी में m का भाग देने पर, तो जो नीचे लिखा जाता है उसका क्या देते हैं? भाग। परंतु भाग कब देना है? जब इन दोनों का योग इससे ज्यादा हो जाए। देखो क्या लिखा है, a प्लस बी लेस देन m, यदि दोनों का योग m से कम आता है तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, ज्यादा आएगा तो भाग दो, और भाग देने पर जो शेषफल बचता है वो लिखना है। जैसे अच्छा, 2 और 3 कितने होते हैं आप ये बताओ? 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा? 1। तो इसका आंसर हो गया 1। बाई चांस यहां पर 2 होता तो 2 और 2 4 बराबर हो गया, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल m, 2 और 2 4, 4 का भाग दो, 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा? 0। बाई चांस कम होता, 1 होता, तो 2 और 1 3, 4 से कम है, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 3। फिर भाग नहीं देना, कम पड़ जाए तो भाग नहीं देना है, ज्यादा हो तो भाग देना है। और यहां पर क्या लिखना है? शेषफल। वापस सुन ले, क्या लिखना है? शेषफल। एक सवाल थोड़ा सा अजीब है, क्या? -10 प्लस 4 3। अब देखो इसमें क्या कहता है, ध्यान एक बात का रखना है कि कहता है m का भाग देने पर ऋणोत्तर शेषफल बचे। कौन सा बचे? ऋणोत्तर। ऋणोत्तर का मतलब ऋण नहीं होता, ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, मतलब जो ऋणात्मक नहीं है। आपको यहाँ पर संख्या हमेशा कैसे लिखनी है? धनात्मक। अब एक बात बताओ, -10 और 3 प्लस 3 कितने होते हैं? -7। अब -7 का आप किससे भाग करोगे? 4 से। कितनी भाग करना पड़ेगा? 2 बार भाग करोगे, तब जाकर के यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि आगे जो संख्या आपको लिखनी है वो प्लस की लिखनी है। समझ गए? ये नहीं कि भाई 4 एकम 4 माइनस के 3 बच गए। ये कहता है ऋणोत्तर शेषफल लिखिए, मतलब धनात्मक लिखिए। तो बस ये जो थी ये योगफल में सक्रिया थी। ऐसे कैसे गुणा में भी ये सेम टू सेम वही बात है, गुणा की भी नियम वही रहेगा, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगी? गुणा आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? देख लो आप, ये लिखा हुआ है क्या? 5 इंटू
4 लिखा, यहाँ 3 लिखा, तो देखो 5 तिया 15। अब 15 को आप किससे भाग करोगे, 4 से भाग करो, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचेगा 3, तो आंसर 3 हो गया। तो यहां पर आपको शेषफल लिखना है 5 इंटू 3 और यहां पर 6, तो 5 कितने हो गए 30, 30 को 3 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये नहीं कि भाई 3 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, शेषफल की बात कर रहा हूं, भागफल की नहीं। तो शेषफल कितना बचेगा 0, तो आप ये देखो 0 बच जाएगा। तो आपको इस प्रकार से करना है, बड़े आसान है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलोपत्ति में योग और गुणन। योग है तो योग करके इससे भाग कर दो और जो शेषफल बचेगा उसको आगे लिखना है और वो भी धनात्मक होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम इसमें वही का वही लागू है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन है जो हमारी किताब में दिए हैं, दोनों के दोनों उदाहरण है और मैं आपको दोनों बता देता हूं। पहला जो सवाल है वो ये रहा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये गुणा का निशान है, जबकि किताब के अंदर ये ऐसा लगता है जैसे एक्स लिखा हुआ हो, ये गुणा है, मल्टीप्लाई, जहां ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल है। अब एक बात बता देता हूं, जो काल्पनिक घनमूल होता है उसमें ओमेगा की पावर 3 का मान 1 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो हल कैसे करेंगे, इसमें टेबल बनाते हैं। टेबल अभी जो मैंने बनाई थी, यहां पर हम कैसा निशान लगाएंगे, गुणा का। यहां पर क्या लिखना है 1, फिर ओमेगा स्क्वायर, ये देखो आप 1 ओमेगा स्क्वायर, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल इजी। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की गुणा ओमेगा में करेंगे ओमेगा, 1 की गुणा ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की गुणा 1 में ओमेगा की गुणा ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की गुणा जब आप ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा की पावर 3 आएगा, जिसका आंसर 1 होगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, और ओमेगा की पावर 4 को अपन लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है 1 इंटू ओमेगा क्या होता है ओमेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा ओमेगा। तो कुल मिलाकर के टेबल तैयार है, ऐसे आपको टेबल बनानी है, बड़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब मैं आपको दूसरी टेबल बना के दिखाता हूं, रुको देखो, टेबल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। एक क्वेश्चन ये रहा, s बराबर 0 1 2 3, ये कहता है इसको +4 की टेबल बनाइए, +4 की, इसमें गुणा की थी, इसमें जोड़ने की है, परंतु कहां तक जोड़ना है +4 तक। कैसे जोड़ेंगे देखो, सबसे पहले तो यहां पर तो लिखना +4, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 0, सही है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, बस सीधे सीधे जोड़ते चले जाओ, कुछ भी नहीं करना है, सीधा जोड़ना ही है। जोड़ेंगे कैसे, 0 और 0 कितने होते हैं 0, 0 और 1, 0 और 2 2, 3, 1 और 0 1 और 1 2, 2 और 1 3, अब 3 और 1 हो गए 4। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है 4, जब बराबर हो जाएं वो नियम लागू हो जाएगा, a + b, जब बराबर हो जाएं योगफल 4 के इक्वल आ जाएगा तो आप भाग कर दोगे, क्योंकि यहां पर हमेशा क्या लिखा जाता है शेषफल, ये मॉड्यूलोपत्ति पर आधारित है। 1 और 3 4 हो गए, ये है ये b है, 1 और 3 4, 4 से भाग दिया, शेषफल क्या बचेगा 0, 2 और 0 2, यहां पर से चूंकि इनका योगफल ही 4 से कम है, जब तक 4 से कम रहेगा तब तक तो आप उसी को लिखते रहोगे। यहां पर 3 आ जाएगा, 2 और 2 4, इसके बराबर आ गए तो शेषफल लिखो, 2 और 3 5, इससे ज्यादा हो गए शेषफल लिखो, क्योंकि 5 को आप 4 से भाग करोगे शेषफल 1 आएगा, 3 0, यहाँ 3 और 1 4 0, 3 2 5 1, 3 और 3 कितने हो गए 6 को 4 से भाग करोगे तो शेषफल 2। तो ऐसे आपको टेबल बनानी है, और टेबल के अंदर आप जब योगफल 4 से ज्यादा हो जाए तो भाग करने के बाद यहां पर शेषफल लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना, अन्यथा फिर वो संख्याएं लिखनी है जो उससे कम हो रही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके बताता हूं, ठीक है, ओके।